हम लोग शुरू करते हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज आई थिंक मैं 2013 से यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसका थोड़ा सबसे पहले हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग। वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, कुछ पता है क्या वाई क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटिंग क्या है। कंप्यूटिंग क्या है तो इसको हम लोगों ने क्लाउड में मूव किया। पहले कंप्यूटिंग क्या था? पहले कंप्यूटिंग जो बड़े बड़े कंपनी थे सिर्फ उसके पास ही डेटा सेंटर था। डेटा सेंटर किसको बोलते हैं? तो इनिशियली क्या था, आज से 10-15 साल पहले कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बड़ी बिजनेस को उस बिजनेस को सपोर्ट के लिए अगर आईटी की ज़रूरत होता था तो पहले क्या था कि उसके खुद के ही डेटा सेंटर होते थे। खुद के डेटा सेंटर मीन्स कि एक लैब होता था जिसमें बहुत बड़े बड़े सर्वर लगे होते थे। बहुत बड़े बड़े सर्वर लगे होते थे और उसमें बहुत ही कॉस्ट जाता था। सपोज लेट से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज अभी आप कार का बिजनेस करते हो, एसेसरीज का बिजनेस करते हो। लेट से आपका बिजनेस को इन्हांस करना है, बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए आप लेट से कि कुछ एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत पड़ा, कुछ एप्लीकेशन बनाओगे आप, तो क्या करोगे? उसको सर्वर पे डालने के लिए आपको सर्वर खरीदना पड़ेगा। अब सर्वर खरीदने के लिए वो छोटा नहीं होता है, उसके लिए आप डिसाइड करोगे कि वो सर्वर हमको कितना लगेगा, कितना जीबी रैम लगेगा, कितना हार्ड डिस्क लगेगा, कितना सीपीयू लगेगा। ये सब डिसाइड करने के बाद फिर नाउ यू आर कम टू द पॉइंट दैट कि मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लगेगा मेरे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए। तो उसमें क्या होगा? तो पहला पॉइंट है मेरा कॉस्ट। तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट इन्वेस्ट हो रहा था। और प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये जितने बड़े लोग जो बड़े बिजनेसमैन थे वही अफोर्ड कर पा रहे थे। छोटे बिजनेस नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे क्योंकि उसके पास उतना बजट नहीं था। तो कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको तो पता है कि हमको एक कंप्यूटर लगता ही है जिसमें हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय मीन्स उसमें हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ही जो है सो हम लोग कुछ भी लेट से कि अभी किसी भी चीज़ का जैसे बैंकिंग है या फिर जोमेटो अभी जैसे है या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, तो उसके जो एप्लीकेशन जो रन होते हैं, बैकएंड होते हैं, फ्रंट एंड होते हैं, तो ये सारे को रन होने के लिए जो सर्वर लगते हैं तो वो बहुत ही कॉस्ट ज़्यादा था। तो बड़े बिजनेस जो होते थे वही अफोर्ड कर पाते थे, छोटे बिजनेस नहीं कर पाते थे अफोर्ड। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा था। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था? जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं आया था तब। तो पहला तो प्रॉब्लम हुआ कॉस्ट का। कॉस्ट बहुत ज़्यादा था उसमें। अगर हम कॉस्ट बहुत पैसे लगा के हमने सर्वर भी खरीद लिए, सब कुछ कर लिए, तो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था स्केलेबल के लिए। स्केलेबल मीन्स क्या होता है कि सपोज अभी आपके पास गाड़ी है और आप कुछ काम कर रहे हैं। लेट्स से कि आपके पास ट्रैक्टर है, आप कुछ काम कर रहे हो, उसे कुछ खींचने का काम कर रहे हैं, राइट। और जो खींचने का जो काम कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो उसको खींचने के लिए जितनी ताकत की जरूरत होता है उससे उतना नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रैक्टर को और ऐड करेंगे। उतना में भी नहीं हुआ, फिर भी एक और ट्रैक्टर को ऐड करेंगे। जब मेरा काम जो है सो जब हो गया, जब वो उसका वर्कलोड जो है सो जब कम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक्टर को फिर रिमूव कर देंगे। तो ऐसे ऐसे जो है सो सिस्टम भी स्केल होता है। लेट से अभी मेरा कंप्यूटर जो है
वो i5 है, 8 GB रैम है। अभी मेरा वर्कलोड जो है सो इस पे चल रहा है, सही से चल रहा है, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि कभी देखते हो कि जब कोई फेस्टिवल आता है या कुछ ऐसा आता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है उसका। बहुत सारे लोग, जैसे दिवाली हो गया या ईद हो गया, ईद में लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, तो उस टाइम पे शॉप पे लोड बढ़ जाता है, शॉपकीपर जो है सो बिजी हो जाता है, जहाँ पे 2 लोग काम करते हैं वहाँ 5 लोग काम करने लगते हैं। तो सेम एज मेरे सिस्टम में भी होता है। तो सिस्टम में जो है सो जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो वो रिक्वेस्ट कितना जो है लोड ले सकेगा, क्योंकि वो लोड डिपेंड करता है उसके रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज मीन्स कि उसमें कितने रैम है, कितने उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके हिसाब से वो जो है हैंडल कर पाता है। और अगर वो नहीं रहेगा, अगर वो रिसोर्सेज कम पड़ेगा तो वो मेरा सिस्टम क्या होगा, हैंग हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो स्केल होने का जो काम था वो नहीं हो रहा था। जैसे आपने कंप्यूटर खरीद कर लाया, स्केल होने के लिए फिर और भी रिसोर्स खरीद के लेके आना पड़ेगा उसको बढ़ाने के लिए। तो अभी हम लोग स्केल जो है आगे जब पढ़ेंगे तो स्केल जो है सो 2 तरह का होता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो खैर वो हाई फंडा है, वो आगे बताएंगे। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी इसी से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस मीन्स कि अगर मेरा सिस्टम जो है, अगर और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो नहीं हो पाता था। जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मेरे पास प्रोजेक्ट था बजाज का, बजाज फाइनेंस का था, AWS कैश नाम था उसका। और उसके खुद का डेटा सेंटर था। डेटा सेंटर मीन्स खुद का सर्वर था। ये निगड़ी में उसका ऑफिस है, वहाँ पे उसका डेटा सेंटर था। तो मंथ एंड में क्या होता था, उसका सर्वर पे इतने लोड आते थे कि वो कभी कभी क्रैश हो जाता था। उसने क्या किया, जो सर्वर था उसका रिसोर्सेस को और बढ़ा दिया। वो एक टाइम पे जाके वो भी जो है सो हैंग हो जाता था। तो ये सारे प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा था उसको। तो ये बात समझ में आ गया कि जो फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल चीज मतलब आपके पास जो सिस्टम है, अभी जैसे आप जो लैपटॉप से कनेक्ट किए हो या फिर आप जिस मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हो, अगर आपके मोबाइल पे ज़्यादा एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कभी कभी हैंग हो जाता है वो। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे। चौथा पॉइंट क्या था, डेटा रिकवरी एंड बैकअप। ये क्या है डेटा रिकवरी एंड बैकअप? सपोज अभी आप सिस्टम यूज कर रहे हो या फिर आप मोबाइल यूज कर रहे हो। सोचो कि अगर आपका मोबाइल गलती से पानी में गिर गया या फिर लॉस हो गया या किसी वजह से जो है सो वो खराब हो गया, तो आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल में जो डेटा है तो वो क्या होगा, वो भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका सब कुछ लोकल है वहाँ पे। उसके जो मेमोरी लगे हुए वो वहाँ पे ही है, सब कुछ वहीं पे है उसका। मोबाइल अगर किसी वजह से खराब हो गया या कुछ हो गया तो मेरा हर एक सारा डेटा लॉस हो जाता था वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ। तो अभी अभी लेट से सपोज कि जो बजाज का जो डेटा सेंटर उसका खुद का था, एक ही डेटा सेंटर था, वहाँ गलती से अगर आग लग गया, कुछ हो गया तो सारा चीज खत्म। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सारे मेन जो जो 4 पॉइंट्स हमने जो बताए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों आया, इसके 4 फैक्टर है ये। और भी बहुत सारे फैक्टर है लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। अभी आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे। कॉस्ट का, स्केलेबल नहीं हो रहा था, परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था, डेटा रिकवरी एंड बैकअप नहीं मिल रहा था। लेकिन जब क्लाउड आया तो देखो ये सारे चीज़ों को कैसे उसने हैंडल किया। यहाँ पे कुछ डॉट है किसी को? नहीं सर। कुछ डॉट नहीं है ना, चलो आगे आगे चलते हैं हम लोग।
अभी जब मेरा क्लाउड आ गया, अभी देखते होगे कि आप जो मोबाइल नंबर सेव करते हो, या कोई भी आप कांटेक्ट में सेव करते हो, आपका अगर लैपटॉप या फिर मोबाइल लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो फिर से आप नया मोबाइल लेते हो, फिर से चालू करते हो, ईमेल कॉन्फ़िगर करते हो, तो सारा कांटेक्ट फिर आ जाता है। आता है कि नहीं? ये कैसे हुआ? कभी आपने देखा है क्या ये चीज़ें? कभी रियलाइज हुआ है किसी को ऐसा? एनीवन? आपके मोबाइल में अगर ईमेल कॉन्फ़िगर रहेगा, तो जितने सारे कॉन्टैक्ट जो होते हैं आप जो सेव करते होगे, वो सारे ईमेल के कॉन्टैक्ट में जाके सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ बेनिफिट देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्या बेनिफिट है? जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया, जब स्टार्टिंग में आया, तो किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या होता है क्लाउड। क्लाउड मीन्स ऊपर देखता था कि ये ऊपर में कंप्यूटर फिट है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हुआ कि इंटरनेट पे कंप्यूटर, ये जानो, इतना सिंपल। इंटरनेट के थ्रू हम कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं, यही है क्लाउड। जी। है ना? मतलब कहीं पे भी जाओ, तुम एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला जो बेनिफिट हुआ उसका, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मीन्स एनी आइडिया? ऑन डिमांड का मतलब हुआ जब आपको जरूरत पड़े तब आप जो है सो आप कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हो, या फिर आपके हिसाब से कंप्यूटर आप बाय कर पाओ। लेट्स से अभी हमको ज़रूरत पड़ा कि चलो अभी हमको एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो इसके लिए हमको रिसोर्सेस लगेंगे, कंप्यूटर लगेंगे। जी। पहले के सिनारियो में जाते हैं हम लोग, बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू बाय ए कंप्यूटर। बिफोर बाइंग द कंप्यूटर, वी नीड टू सर्च इन मार्केट कि कौन सा रिसोर्स किधर मुझे सस्ता मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम सर्च करेंगे। तो ये करने में आपको कितना टाइम जाएगा? अगर बोलते हैं कि आपको अभी एक कंप्यूटर खरीदना है, तो आप अभी क्या करोगे? दिमाग में लाओगे कि कंप्यूटर कहाँ से खरीदना है। ठीक है, ये डिसाइड हो गया, हमको फलाने जगह से खरीदना है। आपको वहाँ पे ट्रैवल करके जाना होगा, वहाँ से फिर परचेज करना होगा, तब लेके आओगे, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, फिर उस आप जो है सो कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है? बहुत सारे प्रोवाइडर हैं, जिसमें एक AWS आता है, इसमें जो नंबर 1 पे भी चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, AWS के कंसोल पे जाएंगे, वहाँ पे हमको कुछ स्टेप्स है, क्लिक क्लिक करेंगे, मेरा रिसोर्स रेडी हो जाएगा। अब भी हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो जी। मुश्किल से 5 मिनट में जो है सो आप कंप्यूटर आप सेटअप करके आप एक्सेस कर पाओगे अपने लोकल रिसोर्स से रिमोटली। तो ये ऑन डिमांड है। सबसे क्वेश्चन ये लोग जो है ना, इंटरव्यू में जाके तो पूछेगा कि व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप ये अगर बोलोगे ना ऑन डिमांड, तो बोलेगा कि हाँ, इसने कुछ पढ़ाई की है। ऑन डिमांड, जब चाहिए तब मिलेगा आपको। लेकिन ये इंटरनेट होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है पे एज यू गो। व्हाट डज मीन पे एज यू गो? पे एज यू गो, इसका मतलब ये होता है कि आप जितना पे करोगे उतना ही यूज करोगे। आप जितना पे करोगे, अगर आपने 1 घंटे का पे किया तो आप 1 ही घंटे का यूज करोगे, या फिर आपको जितना यूज करना है उतना यूज कीजिए, आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा।
अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, आपका बिलिंग बंद हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट है, ये एक बेस्ट बेस्ट वे ऑप्शन है कि हमको जितना यूज करना है। सपोज अभी कोई यूनिवर्सिटी है या कोई स्कूल्स है या कॉलेज है, उसको रिजल्ट आउट करना है और उसको सिर्फ 2 दिन के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 2 दिन के लिए यूज करेगा, उसके बाद बंद कर देगा उसको। तो ये एक अच्छा बेनिफिट हुआ ना क्लाउड कंप्यूटिंग आने से। तीसरा है स्केल। अभी हमने बताया था, एक ट्रैक्टर का एग्जांपल बताया था मैं, अभी हमने जो बताया था ट्रैक्टर का एग्जांपल बताया था। तो अगर मेरा वर्कलोड ज़्यादा है तो ज़्यादा पावर लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पावर को ऐड करेंगे। नहीं, ज़रूरत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ से फिर डिलीट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग में है। लेकिन अगर इससे पहले जाओगे तो आपके पास जो रिसोर्स जो खरीद के लाए हो, सपोज i5 आपने खरीद के लाया, 8 GB रैम लाया, ये भी कम पड़ा, तो आपको एक और सिस्टम, मतलब इसको आपने अपग्रेड किया, 16 GB कर दिया, i5 के जगह पे i7 अपग्रेड किया, तो क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेस है जब जरूरत पड़ेगा तब ठीक है यूज हो जाएगा, लेकिन वर्कलोड अगर कम हुआ, उतने रिक्वेस्ट नहीं है जैसे रात में। अभी अभी कौन क्या करे, अभी लोग सो जाते, सपोज करो इंडिया में। अभी आपका जो है कोई शॉपिंग का एप्लीकेशन बना हुआ है जहाँ से लोग जैसे बाई करना हो, तो उसके लिए कोई रात में तो यूज नहीं करते, वो तो आइडल रहेगा। तो उस टाइम पे अगर हमने हैवी सर्वर को लगा के रखा है तो उसका कॉस्टिंग भी उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया तो ये जो तीसरा नंबर का जो स्केल जो होता है, हम लोग स्केल को अप भी कर सकते हैं और उसको डाउन भी कर सकते हैं। इवन अभी ऐसा भी है, नहीं यूज हुआ तो वो ऑटोमेटिक 0 पे आ जाएगा, आपका बिलिंग बंद हो जाएगा। तो चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो ये सारे फैक्टर होने से मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कॉस्ट मेरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऑन डिमांड जितना चाहिए उतना यूज करो, पे एज यू गो। स्केल वर्कलोड के हिसाब से हो रहा है, स्केल वर्कलोड के हिसाब से हो रहा है। इवन हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन भी लगा के रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो ऑटोमेटिक स्केल हो जाए और ऑटोमेटिक डाउन हो जाए। ये फैसिलिटी हमको कौन देता है, क्लाउड देता है। लेकिन आप अगर फिजिकल डेटा सेंटर, मतलब फिजिकल जो कंप्यूटर रिसोर्स है, वो ये चीज़ नहीं कर, आपने एक बार जो बाय करके लेके आ गया वो वही रहेगा। आप उसको ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते हो मतलब फिर से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि आपका कॉस्टिंग जाएगा। लेकिन स्केल हम लोग उसको बोलते हैं कि अभी हमको चाहिए 2 मिनट में चाहिए, 2 मिनट क्या 30 सेकेंड में चाहिए हमको। अभी मेरा जो है सो वर्कलोड जो है, 1 मिनट, तो अभी सपोज अभी मेरे पास ये रिसोर्स है और ये समझो कि ये रिसोर्स का ये 8 GB रैम है और CPU है ये, ठीक है। अभी ये मेरा सिस्टम जो है मेरा रन हो रहा है, अभी तुरंत जो है सो मेरा रिक्वेस्ट बढ़ गया। कभी देखते हो ना हैप्पी आवर होता है, कभी होता है पीक आवर होता है। अभी जैसे ऑफिस हम लोग जाते हैं 10 बजे हम लोग या 8 बजे निकलते हैं जो भी है, तो उस टाइम पे ट्रैफिक, अभी हिंजेवाड़ी में जाओगे तो ट्रैफिक इतना 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 ट्रैफिक रहता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। पीक आवर होता है उस टाइम पे। सिमिलरली हमारे सिस्टम में भी उसी टाइप से लोड जब बढ़ता है तो उस टाइम पे जो है सो उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होता है।
तो मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे कि उसको स्केल कर दो कि अगर मेरा CPU यूटिलाइजेशन 70% से अगर अबव क्रॉस किया तो एक तुरंत जो है सो एक सिस्टम यहाँ बना के रख देगा, एक दूसरा सेम इतना ही, एक और 8 GB का यहाँ पे आ जाएगा, और अगर उसको ज़रूरत पड़ेगा तो दूसरा और यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास 8 GB 8 GB 8 GB, इतना ही नहीं, इसके ऊपर हम लोग का एक लोड बैलेंसर लगा होता है। लोड बैलेंसर कैसा होता है कि समझो कि ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे 3 सिस्टम है। जस्ट अभी मैं फंडा बता रहा हूँ। ये देखो कैसे स्केल होता है, ये देखो यहाँ पे ये सारे समझो कि ये मेरा कंप्यूटर है, जिसको अभी हम लोग क्लाउड के वर्ल्ड में VM बोलते हैं, वर्चुअल मशीन। ठीक है, अभी हम कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, अब हम VM बोलेंगे। क्या बोलेंगे? VM। VM मीन्स वर्चुअल मशीन। समझो ये डायग्राम है मेरा। अभी ये सारे मेरे रिक्वेस्ट जो है सो इधर से आ रहे हैं। ये मेरा यूजर है यहाँ पे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट जो है सो यहाँ पे आ रहा है। अभी समझो कि ये सिस्टम ये सिस्टम ये सिस्टम तीनों सर्व हो रहे हैं। तीनों का जो है यूटिलाइजेशन जो है समझो अभी 50% है, और ज़रूरत पड़ेगा तो और यहाँ पे स्केल हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, पीक आवर जो है वो ख़त्म हो गया, फिर क्या होगा ये, इसके बाद ये यहाँ से डिलीट होना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये भी डिलीट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो होता है ये विद इन 5 to 10 सेकेंड में हो जाता है, तुरंत तुरंत हो जाएगा। ये फिर तुरंत जो है सो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज ऑफ क्लाउड। अभी ये सारी चीज़ें हुआ तो इससे मेरा कॉस्ट भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पे एज यू गो हुआ तो इससे मेरा कॉस्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अभी देखो हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा है सिस्टम है, किधर गया वो व्हाइट बोर्ड, अच्छा ये AWS में या फिर कोई भी जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर है, जो भी सर्विसेज है वहाँ पे, सर्विसेज मीन्स अभी हम लोग बात करेंगे जैसे स्टोरेज सर्विसेज है, ELB है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, VPC है, S3 है, स्टोरेज का है। तो ये सारे बहुत सारे सर्विसेज है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो ये सारे सर्विसेज कितना अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं कि अभी ये रन हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ये क्रैश हो गया। जब क्रैश हो गया तो फिर क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म, अवेलेबल ही नहीं है। समझो कि एक मेरा वेबसाइट है ये, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, समझो कि ये मेरा वेबसाइट है, कुछ तो ऐसा है और मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, कभी कभी पेज नोट फाउंड आता है, कभी कभी क्या आता है, पेज नोट फाउंड। समझो अगर मैं इंटरनेट बंद कर दिया, लेट से समझो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो कुछ भी एक्सेस नहीं करेंगे, वो क्या आएगा, पेज नोट फाउंड। इसका मतलब ये हुआ या तो मेरे तरफ गड़बड़ है या तो उधर
सर्वर के साथ गड़बड़ है। तो अवेलेबल कितना है, इसको हटा देते हैं। अवेलेबल कितना है, अगर हम उसको बोलेंगे 99.9%, 100%, तो कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज है जो कि 99.9999% अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है, 99.9999 इतना परसेंट अवेलेबल। दैट मीन्स 100%, लगभग 100%। 100% इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये 100% ना हो सके, इसलिए वो गारंटी देता है कि मेरा जो सर्विसेज जो अवेलेबल होंगे 99.9999% होंगे। और ये कैसे अवेलेबल है, ये सोचने वाली बात है। ये कैसे बोल सकता है कि इतना परसेंट अवेलेबल है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, ये मेरा जो प्रोबेबिलिटी है अभी यहाँ प्रेजेंट होने का, ये मेरे डिपेंड है इंटरनेट पे। अगर अभी लाइट कट गया तो मेरा राउटर बंद हो जाएगा और मेरा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो हम नहीं बोल सकते कि 100% हम नेक्स्ट 1 आवर तक हम अवेलेबल रहेंगे, है ना। तो यही जो है सो बोलता है कि इतना 99 पॉइंट इतना गारंटी देता है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा चांसेज है 50-50%। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, इन लोगों ने क्या किया, देखो मैं बता रहा हूँ। ये व्हाइट बोर्ड से मैं ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, इसलिए ठीक है। अभी कैसे इन लोगों ने आर्किटेक्ट किया है क्लाउड कंप्यूटिंग को, उसने क्या किया, रीजन डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया, रीजन डिसाइड किया उसने। तो समझो ये मेरा पूरा वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में जो है उसने क्या किया, रीजन डिसाइड किया। समझो ये रीजन 1, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, ऐसे उसने क्या किया, रीजन डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया, रीजन डिसाइड किया। समझो ये कहाँ पे है, ये यूएस में है। ये यूएस में है। ये समझो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ पे है, ये समझो अपना इंडिया में है। तो इसने क्या किया, रीजन बनाया। और डिफरेंट इसका रीजन बनाने का मतलब ये था कि लेट से सपोज कि इंडिया में कुछ डिजास्टर हो गया। क्या हो गया, डिजास्टर हो गया। या समझो अभी इंडिया में कहाँ कहाँ पे है AWS का, मुंबई में है, चेन्नई में है, और शायद दिल्ली में भी है, आई एम नॉट श्योर। तो अभी समझो कि अभी हम लोग पूना में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एप्लीकेशन बनाए और इंडिया रीजन का जो मुंबई का जो डेटा सेंटर है AWS का, हमने वहाँ पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। कल जाके क्या होगा, समझो बारिश हुआ, पूरा भर गया, सब बंद, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, सब बंद हो गया। तो इस केस में भी हम सिस्टम को या फिर मेरे रिसोर्स या मेरा एप्लीकेशन को फिर भी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं और उसमें ऑप्शन रहता है कि डू यू वांट टू डिप्लॉय इन मल्टी रीजन
आप दूसरे लोकेशन में भी डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ भी किया, वो ऑटोमेटिक करता है। वो हमने यहाँ डिप्लॉय किया था, एक कॉपी यहाँ जाएगा, एक कॉपी यहाँ जाएगा, एक कॉपी यहाँ भी, एक कॉपी यहाँ भी। ऐसे मेरे पास 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5 कॉपीज है। समझो अगर ये क्रैश हो गया, ये क्या हुआ, ये क्रैश हो गया, इंडिया रीजन मेरा पूरा बंद हो गया। फिर भी जो है उसके जो नेक्स्ट वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया या यूएस या अदर कंट्री, फिर वो रॉट हो जाता है उधर, वो वाले रीजन से मेरा एप्लीकेशन एक्सेस होता रहेगा। अगर ये भी गया तो ये चालू हो जाएगा, और अगर सब गया तो दैट मीन्स तो वर्ल्ड ही खत्म हो गया। तो उसको तो हम लोग बोल ही नहीं सकते। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन बने हुए हैं। अभी हमने बताया रीजन, तो ये फंडा है, ये एक टर्मिनोलॉजी है रीजन, याद रखो। जो क्लाउड में जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर समझो कि एक कंप्यूटर लैब, लेकिन वो डेटा सेंटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसको हम लोग डेटा सेंटर बोलते हैं। तो वो जो डेटा सेंटर है, वो हर एक डेटा सेंटर का अपना अपना एक रीजन है। जैसे ये रीजन बनाया, ये रीजन बनाया, ये रीजन बनाया, तो ये रीजन जो है हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे होगा। वो अभी हम लोग आगे बताएंगे, सिर्फ अभी मैं फंडा बता रहा हूँ कि रीजन क्या होता है। तो इस तरह से ये रीजन उसने किया। ये रीजन क्यों किया इसने, क्योंकि उसको हाई अवेलेबिलिटी लाना था। ये जो हमने ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, हाई अवेलेबिलिटी, ये इसको अचीव करने के लिए उसने क्या किया, वो डेटा सेंटर बनाया उसने, और हर एक लोकेशन में इस तरह से उसने अलग अलग डेटा सेंटर बना दिया कि अगर इंडिया का डेटा सेंटर अगर एक्सेस नहीं है, तो वो दूसरा जो मेरा रीजन का डेटा सेंटर है, वहाँ से एप्लीकेशन एक्सेस होने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजन। अभी देखो ये जो रीजन है, रीजन के अंदर भी जो है सो समझो कि ये पूरा है ना। अभी समझो इंडिया रीजन है, एग्जांपल हम लोग इंडिया रीजन का लेते हैं। अभी ये इंडिया रीजन है ना। तो इंडिया रीजन में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, इसको हटा देते हैं। ये इरेजर है ना, पता नहीं, ठीक है। समझो कि एक रीजन है, तो इस रीजन समझो ये इंडिया रीजन है, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया, इंडिया रीजन है। अभी इंडिया रीजन में समझो इसको ये वाली बनाते हैं। एक डेटा सेंटर यहाँ पे है, दूसरा डेटा सेंटर यहाँ पे है, तीसरा डेटा सेंटर समझो यहाँ पे है। ये डेटा सेंटर समझो इसको ये समझो ये मुंबई का है, ये मुंबई का है, ये चेन्नई का है, और ये समझो दिल्ली का है। ये 3 डेटा सेंटर है। ये पूरा एक रीजन है, इंडिया एक रीजन है। इंडिया के अंदर 3 डेटा सेंटर है, फिजिकल डेटा सेंटर, ये फिजिकल डेटा सेंटर है, और हर एक डेटा सेंटर जो है सो एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक रीजन है, एक रीजन में ये मल्टीपल क्यों है, एक जगह पे होता। इंडिया में एक डेटा सेंटर बहुत बड़ा सा बना होता, बस हो जाता। लेकिन ये जो
ऐसा नहीं किया उन लोगों ने ऐसा डिजाइन किया कि एक रीजन के अंदर एटलीस्ट वन डेटा सेंटर या मोर देन वन डेटा सेंटर को उसने स्टैब्लिश किया। तो इसके क्या फायदे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये तो पूरा रीजन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। इसको क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन, एजेड। इसका शॉर्ट नाम हम लोग देंगे एजेड, अवेलेबिलिटी जोन। ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आगे जाएंगे तो अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं, वो सारा स्टेप बाय स्टेप क्या था वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी जो है सो बाद में भूल ना जाओ उसके लिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी जोन। ये भी है अवेलेबिलिटी जोन, ये भी है अवेलेबिलिटी जोन। ये ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि देखो एक रीजन है ये, इस रीजन में मुंबई का जो जोग्राफिकल लोकेशन, ये जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग है, चेन्नई का अलग है, दिल्ली का अलग है। तो विद इन द रीजन अगर कोई एक जोग्राफिकल लोकेशन को अगर कुछ हो गया, कुछ डिजास्टर हो गया, तो विद इन ए रीजन दूसरा जो मेरा अवेलेबिलिटी जोन है वो एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए। इसका फंडा ये है। और इसका जो टू डिफरेंट अवेलेबिलिटी जो जोन होगा, उसका जो जोग्राफिकल जो कंडीशन है, दिल्ली का अलग है। देखो मुंबई का बहुत गर्मी है वहाँ पे जो होगा, समझो अगर बारिश हो रहा है या कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज़ ऐसा या कुछ हो रहा है, तो जो दूसरा जो रीजन समझो चेन्नई या फिर दिल्ली, ये काफ़ी दूर है, डिस्टेंस है, तो बहुत कम चांसेस है कि जो मुंबई में हो रहा है वही चीज़ जो है सो चेन्नई में होगा और दिल्ली में होगा। तो इसलिए इसको जो है सो अलग रखा गया है, ये हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है यही, हाई अवेलेबिलिटी। तो इस तरह से जो है रीजन एंड अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ कुछ डॉट है क्या, यहाँ पे ये वाली पॉइंट पे कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया, रीजन समझ में नहीं आया या अवेलेबिलिटी जोन समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये इंटरव्यूअर ये पूछता है कि रीजन क्या है, अवेलेबिलिटी जोन क्या है। इसके नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जस्ट अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ होता है। एटलीस्ट अभी आप गूगल करोगे तो समझ में आएगा, या फिर यूट्यूब या फिर कहीं पे भी करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ा है और इसका कॉन्सेप्ट ये है। कम ऑन गाइस, हेलो, समझ गया। कोई डॉट? देखो ये अभी हम लोगों का जैसे मीटिंग भी होता है या कुछ ऐसा होता है तो हम लोग टेक्निकल डिस्कशन करते हैं, तो समझो कि हम लोग ये टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तो नहीं पता उतने सारे चीज़ों को, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी डाउट हो, क्वेश्चन तुरंत करो कि हाँ यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, हम लोग भी अभी भी हम लोग स्टडी करते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ होता है, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। हाँ जो चीज़ नहीं है एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये समझ में नहीं आया। सर जो क्या बोल रहे हैं? जो गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस, हाँ गवर्नमेंट ये का सब ऑफिस है। क्लाउड। हाँ देखो जो गवर्नमेंट का जो चीज़ें हैं उन लोगों के लिए उसने अलग सेटअप करके रखा है। ये जितने सारे जो हम बताए अभी, ये सारे पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन कुछ कुछ जो देखो अभी, हाँ
अभी एक चीज और हम बता देते हैं आगे। ये जो रीजन जो बना हुआ है ना, जो रीजन जो हम लोग बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन है, हर एक रीजन का हर एक जो कंट्री का लॉ अलग होता है। हर एक कंट्री का कंप्लायंस और ये सारा चीज़ें जो भी है कि यहाँ पे जैसे अभी देखो, अभी ट्विटर का चल रहा था, यहाँ पे कुछ अलग ही लॉ बनाया कि ऐसा होना चाहिए, मेरे डेटा डिलीट भी मैं बोलूँ तो करो। कुछ कंट्री में है कि नहीं, डेटा डिलीट नहीं होगा या कुछ भी ऐसा। तो हर एक कंट्री का अपना अपना रीजन लॉ है, तो उसके हिसाब से भी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि ये वाले रीजन पे ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट कर दो, ये वाली चीज़ें पे ये इम्प्लीमेंट कर दो, ये चीज़ें पे ये इम्प्लीमेंट कर दो। तो गवर्नमेंट के जो भी सर्विसेज जो होते हैं उन लोगों को अलग बना के दिया, अलग मीन्स अलग नहीं बना के दिया, मतलब उसका कुछ हम लोग पढ़ेंगे उसमें आगे। जैसे स्टार्टिंग में इंडिया में नहीं था डेटा सेंटर, यूएस में था, और वो सारे कंट्री में था, इंडिया में था ही नहीं। तो यूएस का जो गवर्नमेंट था उसने बोला था मुझे अलग ही एक बना के दो, मतलब उस पे जो है सो पब्लिक क्यों, लेकिन ऐसा लेकिन क्यों हुआ? हम लोग अगर क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन कितने लोगों को पता है? वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअल किसको बोलते हैं हम लोग? जो चीज रियल में नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन या हाँ फिर हाँ, एक्चुअल में ना पहले जो स्टार्टिंग में जो हुआ था वो वर्चुअलाइजेशन आया था, जो कि आपने नाम सुना है क्या? VMware, नहीं। VMware को नाम सुना है क्या? VMware ने सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन लाया था। वो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि समझो कि ये मेरा कंप्यूटर है, अभी कंप्यूटर है, इसको हमको डिवाइड करना है। समझो कि अभी 1 2 3 4 5 6 लोगों में डिवाइड करना है। मेरे पास जो है सो 8 GB रैम है। अभी हमको क्या करना है कि ये कंप्यूटर को 4 जगह डिवाइड करना है, जो कि 4 लोग यूज कर सके उसको। 4 जगह 4 लोग जो है सो वो वाले कंप्यूटर, उस ऐसा फील होगा, ये जितने 6 लोग हैं ना, ये 6 लोगों का ऐसा फील होगा कि ये मेरा ही कंप्यूटर है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता ये है कि एक ही कंप्यूटर है, लेकिन उसको पार्टीशन कर दिया। क्या किया? पार्टीशन कर दिया। क्या पार्टीशन किया हमने? हर एक को 1 1 GB रैम और एक एक कोर रिसोर्सेस को एलोकेट कर दिया कि तुम इतना ही यूज कर पाओगे, 1 GB रैम और 1 कोर। ठीक है, ये हमने रिसोर्सेस को एलोकेट कर दिया, हमने पार्टीशन बना दिया। तो इससे फील होगा, आप लोगों को ऐसा फील होगा कि ये जो सिस्टम है वो सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मैं ही यूज कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि एक ही सिस्टम को ऐसा डिवाइड करके जो है सो उसको किया गया। तो ये वर्चुअलाइजेशन होता है। तो एक बड़े सिस्टम को वर्चुअलाइजेशन करके उसको डिफरेंट डिफरेंट ऐसे करके हम लोग उसको यूज करते हैं हम लोग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली वही होता है। इसका हिस्ट्री पता है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग अमेजोन इतना मार्केट में कैसे आया, क्या इसका हिस्ट्री था? आई थिंक यूसुफ ने शायद बताया था पहले क्लास में, जी जी बताया था। है ना? तो अभी देखो वही हुआ था। क्या हुआ था उसके पास जो है बड़े बड़े सर्वर थे। तो एक्चुअली अमेजोन जो है यूएस में उसका ये जो फेस्टिवल होता है दिसंबर में, क्रिसमस का जो फेस्टिवल होता है, उस टाइम पे वहाँ पे बहुत शॉपिंग होता है। और ये ऑनलाइन एक खुद अकेला ये था जो उस टाइम पे मार्केट में था ये। तो उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए उसने जो अपने सिस्टम को लगाया था वो सिर्फ 2 महीने ही चलता था। और इसके लिए उसने बहुत बड़े पैमाने पे उसने डेटा सेंटर को वो इस्टेब्लिश किया था वहाँ पे उसने।
लेकिन वो 2 महीने के बाद वो अनयूज होता था, ऐसा ही रहता था, आइडल रहता था, उसका यूज ही नहीं हो रहा था। तो इसने सोचा कि अभी हमको क्या करना है, ये ऐसा ही रहता है, उससे अच्छा है कि अगर इससे अगर हमको पैसा मिले या फिर इसको कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे पैसा अर्न होता रहे। तो उसने क्या किया, रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उसने वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं वीएम, वर्चुअल मशीन। जो भी क्लाउड पे हम लोग कंप्यूटर को बाय करते हैं उसको हम लोग वीएम बोलते हैं। AWS में हम लोग इंस्टेंस बोलते हैं। AWS ने ये टर्म दिया, इंस्टेंस बोलते हैं उसको। तो उसने क्या किया, बड़े सिस्टम को वर्चुअलाइज किया, पार्टीशन किया, और उसके बाद उसने सेल आउट करना चालू किया, जो कि आज के डेट में सबसे बड़े पैमाने पर ये बहुत बड़ा मार्केट है इसका। ये सारे पॉइंट हमने सब कवर कर दिए। अमेजॉन वेब सर्विसेज इज ए क्लाउड प्रोवाइडर, ये तो पता है, ये क्लाउड प्रोवाइडर है। इसके जैसे और भी है क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे एज्योर, गूगल, IBM। हडूप भी क्लाउड प्रोवाइडर है क्या? क्या? हडूप हडूप? हडूप एक सर्विस है, वो क्लाउड प्रोवाइडर नहीं है। क्लाउड प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, REAS, PAS, IS, PAS, SAS, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है वो अभी समझ में नहीं आएगा कि वो सारी चीज़ें क्या है। प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि ये 3 सर्विस को जो प्रोवाइड करता हो, 3 में से कोई भी एक चीज़ को प्रोवाइड करता हो, उसको हम लोग क्लाउड प्रोवाइडर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बस ये समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी प्रोवाइड कर रहा है उसको समझो कि वो प्रोवाइडर है। जैसे अभी मोबाइल का प्रोवाइडर है तो कौन कौन सा है, जियो है, वो क्या करता है, नेटवर्क प्रोवाइड कर, नेटवर्क प्रोवाइडर है वो। तो उसी तरह से अमेजोन है, वो क्या है, नेटवर्क प्रोवाइडर है। अभी ये दूसरा पॉइंट में है, दे प्रोवाइड यू विथ सर्वर्स एंड सर्विसेज दैट यू कैन यूज ऑन डिमांड एंड स्केल इजिली। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी कवर किया है इस चीज़ों को, है ना। AWS हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड IT ओवर टाइम। वो कैसे कैसे रेवोल्यूशन हुआ वो आगे हम लोग देखेंगे। स्टार्टिंग में अपने लिए यूज़ किया, फिर उसके बाद उसने थोड़े लोगों ने यूज़ किया उसको, फिर धीरे धीरे उसका डिमांड जो है सो बढ़ता गया। ये बहुत सारे सर्विसेज है जो कि ऐसा दिखता है। ये अभी हम लोग, ये देखो अमेजोन EC2 क्या है, ये यही है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी। ये EC2 इसी का VM है, ये वर्चुअल मशीन। ये हम लोग आगे यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं, इसमें और भी क्या क्या फंडा है। ये सारे कवर हो गया ना यूसुफ? क्लाउड हिस्ट्री आपने बताया है ना? जी। ये देखो मार्केट में देखो अभी नंबर 1 पे भी क्या है, AWS है। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ आपके लिए। अभी एक कौन सा साइट बताया था यूसुफ, नाम भूल रहा हूँ मैं, रेवल, revel.com। revel.com क्या करती है, ये हेल्प करता है हम लोगों जैसे प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट को
अभी ने बहुत सारे इसके कंपनीज है यहाँ पे जो कि डायरेक्ट यहाँ से टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद वो उसके हिसाब से जिसको जो ज़रूरत होगा, लेट से अभी हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे जो है सो टेस्ट होगा, वो टेस्ट दो, उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक जो है सो हम लोग वहाँ से देखते हैं वो जो कंपनी जिस चीज़ में काम या जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से देखो। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये प्लेसमेंट प्रोवाइडर है ये। कहीं इंटरव्यू जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारा है, फुल स्टैक डेवलपर, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अभी देखो, अभी जो भी ऑटोमेशन का वो ये कुछ नॉलेज है क्या? ऑटोमेशन अभी हर एक चीज़ जो है सो ऑटोमेट हो गया, सारे ऑटोमेशन हो गए। ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ कि अभी हमने कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप किया तो वो क्या होगा, हम उसको जैसे ही हम पुश करेंगे, मतलब उसको जैसे ही हम एक सर्वर पे पुश करेंगे, वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा, वो सर्वर पे रन हो जाएगा। ये सब ऑटोमेटिक हो गया। जैसे अभी है ना, रोबोट से जो कार बनती है, अभी उसमें कोई मैन पावर बहुत कम ही लोग रहते हैं, सिर्फ उसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो वैसे सिस्टम में भी हो गया है सारे ऑटोमेशन। और जो भी है जैसे डेवऑप्स, ऑटोमेशन का जो है डेवऑप्स है, तो डेवऑप्स में जितने भी जो होता है सारा क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है वहाँ पे। तो ये जो भी है क्लाउड कंप्यूटिंग वो बेसिक है, इसको आना ही चाहिए। तभी बहुत सारे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है, जैसे आपने क्या बोला, हाडूप बोला ना, तो हाडूप जो है वो क्या सर्विस है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करके हम हाडूप, वो बिग डेटा के अंदर यूज़ होता है। बिग डेटा मीन्स लेट से समझो कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा जो है सो हर एक सेकेंड का वो डेटा को मीन्स वो जो पिक्चर है उसको जो है सो क्या करता है, वो स्टोर करता है। समझो एक दिन में कितना कितना वीडियो कितना बड़ा बन जाएगा। हम लोग को 1 GB 2 GB कॉपी करने में देखो कितना टाइम लगता है, और वो तो पूरा दिन का डेटा जो है सब वो रखता है। वो अगर उसमें से हमको डेटा निकालना हो तो वो सारी चीज़ें जो है सो वो सारे से बिग डेटा में यूज होता है, कि वो हाडूप एक क्या है, टेक्नोलॉजी है, और वहाँ से यूज होता है। तो ऐसे सर्विसेज बन के, जैसे हमने बताया ना, जैसे देखो यहाँ पे EC2 है, ECR है, ये देखो डॉकर है, इलास्टिक, AWS इलास्टिक बेंच टॉक है, AWS लैम्बडा है, ऑटो स्केलिंग है। तो ये सारे क्या है, सर्विसेज है, वैसे वो भी एक सर्विस है। तो ये जो इंट्रोडक्शन का जो भी पार्ट था वो आई थिंक आज के लिए इतना ही। यूसुफ, यूज केस, जैसे जैसे हम लोग एप्लीकेशन को पढ़ेंगे उसका यूज केस भी पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS रीजन हमने रीजन बता दिया, रीजन क्या है। ये देखो ये सारे रीजन है, ओहियो, वर्जीनिया, आयरलैंड, लंदन, सिंगापुर, पेरिस। और उसके बाद में फिर देखो ये AWS अवेलेबिलिटी जोन आया, ये भी मैंने बता दिया। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? अवेलेबिलिटी जोन इज द फिजिकल डेटा सेंटर विच इज इन ए रीजन, or two different availability zone must have the two different geographical location। ये डेटा सेंटर मैंने बताया, डेटा सेंटर क्या होता है, ये अभी है। ये एज लोकेशन क्या होता है ये अभी नहीं बताएंगे हम, एज लोकेशन अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से कि
अभी हम लोग पूना में है, और मेरा जो सर्वर है इंडिया में भी है और यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैशिंग की ज़रूरत पड़ता है। क्या ज़रूरत पड़ता है? कैशिंग। कैशिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कंप्यूटर का अगर ये देखोगे, कैश मेमोरी हम लोग बोलते हैं। कैश मेमोरी का मतलब ये होता है कि समझो कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे यूसुफ अभी घर पे है, तो यूसुफ से रिलेटेड कुछ भी अगर हमको इंफॉर्मेशन लेना होगा, तो एक तो ये हुआ कि डायरेक्ट हम यूसुफ के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि यूसुफ तुम्हारा ये इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। एक तो ये वे हो गया कि हम डायरेक्ट वहाँ पे गए और पूछे। तो मे भी हो सकता है यूसुफ के पास बहुत सारे काम था और उसके लिए हमको वेट करना पड़ा, 5 मिनट 10 मिनट हमको वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद जो है सो वो हमको रिस्पॉन्स किया कि हाँ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, तब वो वहाँ से आंसर मिला। लेकिन दूसरा वे ये भी हो सकता है कि यूसुफ ने क्या किया कि एक यूसुफ के बिहाफ एक किसी को रख दिया वहाँ पे, असिस्टेंट को रख दिया वहाँ पे, और उसको ये बता दिया यूसुफ कि तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे कंपनी के बारे में, इंट्रोडक्शन जो भी है वो तुम्हारे पास है। कोई भी अगर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़े तो तुम उसको इंट्रोड्यूस करा देना। दूसरा, यूसुफ का टेक्निकल स्किल क्या है किसी और दूसरे बंदे को रख दिया वहाँ पे, बोला कि अगर टेक्निकल स्किल से रिलेटेड की अगर ज़रूरत हो तो तुम बता देना उसको। तो ऐसे जो है सो कैश मेमोरी सिमिलर टू ऐसा ही होता है एज लोकेशन, जो कि वो डायरेक्ट जो है सो एक्चुअल रिसोर्स को हिट ना करते हुए वो जो है सो एक इसी तरह के पॉइंट बनाते हैं, एज लोकेशन बनाते हैं, जो कि वो इंफॉर्मेशन वहाँ से लेके और उसके बाद में रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्चुअल इसका यूज कैसे होता है। तो अब इसमें 3 चीज़ें जो है, AWS रीजन क्या है, फिर अभी देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये रीजन डेटा सेंटर है क्या? नहीं है, ये डेटा सेंटर नहीं है। डेटा सेंटर एक्चुअल में ये है अवेलेबिलिटी जोन। डेटा सेंटर अगर मैं बोलता हूँ तो कोई कंफ्यूज कर रहे हो क्या? डेटा सेंटर बताओ, डेटा सेंटर क्या है, मतलब किसको बोलेंगे हम लोग डेटा सेंटर? कंप्यूटर लैब को सर अभी आपने बताया। हाँ, जहाँ पे फिजिकल डिवाइसेस को रखा हुआ है उसको हम लोग डेटा सेंटर बोलेंगे। लेकिन अभी ये रीजन है ना, पहला AWS रीजन, इस रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर होते हैं और उस डेटा सेंटर को हम लोग क्लाउड में हम लोग क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं उसको। अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं उसको, उसी को ही डेटा सेंटर। एक्चुअल में फिजिकल जो सिस्टम है यहीं पे ही रखे हुए हैं। ये मेरा लॉजिकल रीजन है, ये मेरा लॉजिकल डेटा सेंटर है। उस लॉजिकल के अंदर में ये क्या है? फिजिकल ही है। तो ये 3 चीजें समझ में आ गया होगा आई गेस। अभी एक मैं यूज केस बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है कोंडवा में, उसका मिल्क का कंपनी है, वो प्योर फॉर्म उसके पास स्टार्टिंग में वो 3 से 4 लीटर से स्टार्ट किया था उसने। तो अभी देखो कितना स्मॉल बिजनेस है, वो बहुत ही छोटा बिजनेस था उस टाइम, लेकिन फिर भी जो है सो उसने उसके जो डिलीवरी सिस्टम है या फिर कस्टमर का जो सिस्टम है वो मीन्स सिस्टम में उसने डिप्लॉय करके उसने कस्टमर को प्रोवाइड किया उस चीज़ को, मीन्स लाइव ट्रैकिंग के लिए या फिर लाइव उसका ऑर्डर को एक्सेप्ट और डिलीवर करने के लिए। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ क्लाउड पे हमने होस्ट किया उसको। तो
AWS जो है फ्री भी देती है, 1 साल तक फ्री देती है सर्विसेज। कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज है सीखने के लिए फ्री देती है, आप लोग यूज कर सकते हो उसको। तो 1 साल तक हम लोगों ने फ्री वो बिजनेस चलाया, उसको फ्री में, सब कुछ फ्री में, सब कुछ फ्री चल रहा था। उसके बाद में फिर 1 साल के बाद जो भी है पे एज यू गो, आप जैसे इंस्टेंस लोगे, मतलब जैसे जितना छोटा कंप्यूटर लोगे उसके हिसाब से वो प्राइस रहता है उसका। तो अभी नेक्स्ट टाइम में जो है हम कंसोल में जाएंगे, और कंसोल में जाने के बाद उसमें कौन कौन से सर्विसेज है वो एक एक करके हम लोग वो सारे सर्विसेज को पढ़ेंगे। हम लोग फिर से ये जाएंगे डेटा सेंटर, या सॉरी जो रीजन है सर उसमें मैं कंसोल मीन्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कंसोल, कंसोल? कंसोल का मतलब होता है ये जो दिख रहा है ना, यूआई, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, उसी को ही हम लोग कंसोल बोलते हैं। किसको बोलते हैं कंसोल? ये देखो दिखाता हूँ मैं, मतलब समझो ये जो दिख रहा है ना, इसी को ही कंसोल बोलते हैं। उसने नाम रख दिया है कंसोल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी अपना अपना अकाउंट बना लो, और ये फ्री में होता है अकाउंट। इसके बाद हम लोग ये देखो, इसी को ही हम लोग कंसोल बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं जो बता रहा था ना रीजन, ये देखो इतने सारे रीजन है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। जो एशिया का रीजन जो हम लोग मुंबई वाला जो यूज कर रहे हैं वो ये है मुंबई का। ये सारे रीजन है, ये सारे क्या है रीजन है। एशिया पैसिफिक, पैसिफिक, यूएस ईस्ट, यूएस ईस्ट, एन वर्जीनिया, ओहियो, एन कैलिफोर्निया, ओरेगन, ये सब क्या रीजन है उसके, ये सारे रीजन है। ये देखो ऐसा दिखता है, इसको कंसोल बोलते हैं। देखो ये देखो मेरा अभी एक इंस्टेंस मतलब एक वीएम रन हो रहा है यहाँ पे, ये देखो रन हो रहा है। अभी अभी हमने बताया था ना कि अभी ये जैसे ये इंस्टेंस रन हो रहा है। अभी अगर लगेगा कि ये इसको कम पड़ रहा है, अभी एक और चाहिए, तो ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा यहाँ से। अभी जैसे हम लोग मैनुअल लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो अभी हमने बताया था ना पे एज यू गो, आपको जैसा इंस्टेंस चाहिए, बहुत सारे हैं यहाँ। आपको उबंटू चाहिए, आपको विंडोज़ का सर्वर चाहिए, रेड हैट का चाहिए, सूजे लिनक्स चाहिए, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जिसका जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं उसको। अभी देखो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप है, देखो ये फ्री मिलता है। नाम है इसका, मतलब वीएम का नाम है, कंप्यूटर का नाम है T2 माइक्रो। ये क्या देता है, ये 1 V CPU, मतलब जो अपना देखते हो ना प्रोसेसर कितना लगा हुआ है उसमें, 1 GB रैम मेमोरी उसमें इतना है। ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारा मिलेगा यहाँ पे। ये देखो मीडियम, ये सबका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप जैसे चूज करोगे उसके हिसाब से आपको ये मिलेगा, रिसोर्सेस मिलेंगे। 2 CPU है, 8 GB मेमोरी है। ये देखो ये बड़े इंस्टेंस ये, और इसका बिलिंग दिखाता हूँ मैं कैसे बिलिंग होता है इसमें।
भी कंसोल चेंज कर दिया इसने। ये देखो 750 पर मंथ, 5 GB रैम कंप्यूटर में अगर जाते हैं। EC2 क्लासिंग, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इसका फुल फॉर्म है। इसमें भी देखो कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज है। ऑन डिमांड, स्पॉट इंस्टेंस, यूसुफ मैंने बताया था ना स्पॉट इंस्टेंस। ये देखो इसका इंस्टेंस के जो टाइप है A1 मीडियम है, इसके प्राइसिंग दिए हुए ऑन डिमांड अर्ली बेसिस पर आवर इतना लगेगा, इसका इतना है, इसका इतना है, और हर एक का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है यहाँ पे। CPU इतना है, मेमोरी इतना है, ये स्टोरेज है, स्टोरेज का EBS, ये स्टोरेज जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। नेटवर्किंग पावर कितना रहेगा और इसका स्पीड कितना रहेगा, अप टू 10 GB क्या है, जो भी है यहाँ पे। तो ऐसे आप देखोगे तो डिफरेंट आपके अपने हिसाब से, जैसे हमको आल्टो लेना है कम, उससे अगर बड़ा है कौन सा चाहिए, उससे बड़ा है क्या चाहिए, मतलब उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं। डिफरेंट है इससे। ये देखो यूज केस इतने, ये तो मैकडोनल्ड, नेटफ्लिक्स, ये जो मोस्ट पॉपुलर है ये सारे यूज कर रहे हैं अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या था, हाँ ये रीजन, अभी हमने जो कंसोल जो दिखाया है AWS रीजन, इतने सारे रीजन है यहाँ पे, है ना। उसके नाम देखो ऐसे दिखते हैं, US ईस्ट 1, EU ईस्ट 3, देखो दिखाता हूँ कहाँ पे दिख रहा था वो, यहाँ पे ये देखो इसका दिख रहा है ना, US ईस्ट 1, US ईस्ट 2, इसका कोड है ये। एक्चुअल में ये ऐसे जाके ये इसका कोड है ये, और ये नेम है इसका, ये देखो ऐसे। तो ये जो देख रहे हो, ये सब डॉट जो दिख रहे हो, ये सारे रीजन है यहाँ पे। अभी हम लोग कैसे उसको चूज करेंगे सर्विसेज को, हाउ टू चूज एन AWS, तो आई थिंक मुझे लगता है ये ज़्यादा हो गया। कल से हम लोग इसको नेक्स्ट क्लासेस को हम लोग ये रीजन से फिर से चालू करेंगे, हम लोग इंस्टेंस को बनाएंगे और ये फिर आगे का काम करेंगे। अभी तक कोई डाउट, कुछ भी मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन है? नहीं। ये बहुत ही बेसिक है, क्लाउड क्यों आया है, कैसे ये इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए। यूसुफ, I think Yusuf, you are in mute. Anyway, I think शायद बाहर गया मैं। ठीक है, फिर कल हम लोग मिलते हैं।